हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में क्या बात करेंगे, 16.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। 16.2 का मतलब प्रायिकता का चैप्टर, उसकी दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है। कक्षा 11 का ये कोर्स अंतिम समय में चल रहा है और अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है और इसका इस्तेमाल हमें कक्षा 12 में भी करना है, ठीक है। 15.1 में जो आपने पढ़ा था, बेसिकली थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था यादृच्छिक, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हिंदी में थोड़ा ये पढ़ना मुझे टिपिकल लगता है, जबकि पढ़ना चाहिए। यादृच्छिक परीक्षण हमने पढ़ा था, क्या होता है ना। अंग्रेजी में इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। आपके पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते थे, ठीक है, रेंडर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने चीज पढ़ी थी कि परिणाम क्या होता है, आउटकम्स क्या होती हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, आउटकम क्या होता है, ठीक है ना, आउटकम्स। उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि, है ना, प्रतिदर्श समष्टि, जिसका यूज हम लोग बहुत अधिक मात्रा में आज के इंट्रोडक्शन में भी करेंगे। प्रतिदर्श समष्टि के अंदर अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ये चीज हम पढ़ी थी पिछले वाले लेक्चर के अंदर और इनको अच्छे से समझने के बाद ही हम लोग आज बढ़ेंगे फिर से, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट, यानी कि घटना। घटना क्या होती है, घटना के बारे में पढ़ना है, क्योंकि घटनाओं से ही हमारा क्लास 12 का प्रायिकता चलने वाला है। तो यहाँ से बेसिक चीज और थोड़ा सा, मतलब यहाँ हमने पहले वाला इंट्रोडक्शन खत्म किया था, उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सारा 12वीं के लिए जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली सैंपल स्पेस पे थोड़ा सा और डिटेल से थोड़ी सी बात करते हैं ताकि हम लोग इसको समझ पाए। तो सैंपल स्पेस क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। जैसे कि सपोज कर लो कि मैंने मैंने एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है। बहुत बच्चों को पता भी है और मैं थोड़ा सा करेक्शन जोड़ने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा जी, परीक्षण किया ठीक है। एक सिक्के को मैंने उछाला। मैंने क्या करा, उछाला। तो उछालने के बाद में ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। हमें कुछ आउटकम्स मिलती हैं, आउटकम्स मिलेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देयर इज टू आउटकम्स, यहाँ पर दो ही संभव स्थितियां हैं। ये नहीं कहना कि सर खड़ा भी तो हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो या तो हेड या फिर टेल, ये हमारी आउटकम्स होती हैं। और इन आउटकम्स को अगर हम एक सेट के रूप में लिख दें, जितना भी पॉसिबल आउटकम्स जितनी होंगी, जितने भी पॉसिबल परिणाम होंगे, उसको हम एक सेट बना के लिखें, तो वो हमारा एस यानी कि सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श समष्टि हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिदर्श समष्टि पढ़ ली हम लोगों ने, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे हैं, फिर 16.1 के अंदर क्वेश्चंस भी करे हैं और अलग अलग टाइप की हमने प्रतिदर्श समष्टि को लिखना ही बेसिकली उस एक्सरसाइज के अंदर जो प्रैक्टिस किया है वो हमने इस बॉर्ड इसको लिखने का ही प्रैक्टिस किया है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कहा कि एक सिक्के को मैंने कहा है कि एक सिक्के को हमने दो बार उछाला, टॉस किया। तो जब दो बार उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या बनेंगे, देखो दो बार उछालने पे क्या होगा, या तो हेड हेड आ जाए, दो बार उछालना हेड हेड आ जाए, या हेड आ जाए या टेल आ जाए, या टेल आ जाए या हेड आ जाए, या फिर टेल दोनों बार टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो इन आउटकम्स को अगर मैं एक सेट के अंदर एक समुच्चय बना करके लिख दूं तो ये सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि हो गई इसके लिए। इस तरीके से हमने बहुत एग्जांपल्स करे हैं। जैसे हम एक डाइस को फेंकते हैं, है ना, पासे को फेंकते हैं। पासा आपको पता ही है जो लूडो में यूज किया जाता है। जब उसको फेंकते तो उसके लिए प्रतिदर्श समष्टि बनती है, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये सैंपल स्पेस थी। अब हम बात करते हैं घटना की, ठीक है ना, जो हमें पढ़ना है इवेंट। बेसिकली इवेंट क्या है, एनसीईआरटी के मुताबिक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
एनसीईआरटी क्या हमारे भी अकॉर्डिंग प्रतिदर्श समष्टि जो होती है, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं समझाऊंगा, मेरा काम यही है। समुच्चय को, ठीक है ना, घटना यानी कि इवेंट कहते हैं। मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपने क्या करा, एक पासा फेंका, एक पासे को फेंकने पर, ठीक है ना, उछालना या फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है, या शॉर्टकट में मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं। जो S बनता है वो बनता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। इसके अलावा तो कोई परिणाम नहीं आएंगे ना। ये प्रतिदर्श समष्टि जब एक पासे को, है ना, एक पासे को, ठीक है ना। अब देखो बेसिक सी बात, मैं छोटी सी बात पहले इस चीज को समझाने से ये कहना चाहता हूं कि अब जो पूरा का पूरा प्रायिकता का जो हिस्सा है, ये जो चल रहा है प्रायिकता के अंदर, वो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करेगा जैसे हमने समुच्चय सिद्धांत पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट्स पढ़े थे ना हमने। सबसे पहला चैप्टर वही पढ़ाया था हमने आपको इस क्लास 11th के अंदर। तो वहां पर एक होता था, आप ध्यान दें, वहां पर एक होता था सार्वत्रिक समुच्चय, याद करो, जिसको अंग्रेजी में हम यूनिवर्सल सेट कहते थे। सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता था, दुनिया में कोई भी समुच्चय आए वो इसका उप समुच्चय होता था, है ना। उप समुच्चय आप जानते ही हो। तो समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय जो काम समुच्चय में अदा करता था, मतलब जो रोल ये वहां पर प्ले करता था, तो प्रायिकता के अंदर जो प्रतिदर्श समष्टि होती है, उसका जो समुच्चय है वो घटनाओं का सार्वत्रिक समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसमें से मैं क्या कहने वाला हूं, इसमें से इसके उप समुच्चय क्या है। जैसे मैंने कहा कि केवल एक, मैंने कहा कि 1, ठीक है ना, केवल 1, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे कि पासा फेंकने पर अंक एक आना, मतलब ये आना, ये घटना जो होगी, ये जो घटना होगी आपके पास, उसको कैसे लिखोगे। घटना को हम ई से लिखते हैं, सपोज कर लो वो घटना ई है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो एक आना जो है वो एक घटना है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक आ कहां से रहा है, ये प्रतिदर्श समष्टि से ही आ रहा है। इसका मतलब हम जब डेफिनेशन पे बात कर रहे थे तो ई जो होता है, इट ऑलवेज, वो हमेशा ई एस का उप समुच्चय होता है। बात समझ रहे हो, होता है, कोई भी घटना बन सकती है, यानी कि शॉर्टकट में ई सबसेट होगा एस का, ई सबसेट होगा एस का। ये सपोज कर लो ये घटना E1 थी तो E1 हो गया, या हम दूसरी कोई घटना की बात करते हैं, ठीक है ना, वो घटना हमने कह दी कि एक E2 एक घटना है, और वो घटना कैसी है, E2 एक घटना है, वो कैसी है, पासे को फेंकने पर सम संख्या आए, तो ये भी तो घटना है एक। और अगर इस घटना की मैं डिटेल लिखूंगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा।
तो E2 एक घटना है, E2 एक घटना है, यानी कि आपके पास जब हमने पासा फेंका तो हमने कहा एक घटना है, सम संख्या है, तो E2 एक घटना है। अब ध्यान से देखो E2 के सारे प्रतिदर्श बिंदु इसके अंदर जो होते हैं ये सैंपल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो अवयव हैं, इट कम फ्रॉम, ये कहां से आ रहे हैं, ये S से ही तो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि E2 सबसेट है S का, है ना। तो यानी कहने की बात यह है कि घटनाएं क्या होती हैं, घटनाएं जो होती हैं प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चयों को हम लोग घटना कहते हैं, इवेंट कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड, है ना, समझने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जरा इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, जो नोट करने वाली बात है उसको आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको मैं चीज़ें और बेहतर बता सकूँ, ठीक है। चलिए देखो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको घटना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हमने कहा है कि घटना क्या होती है, दैट्स वेरी सिंपल। घटना, ठीक है ना, अभी बताएंगे, घटनाओं के प्रकार भी बताएंगे, सब बताएंगे। जरा एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। जैसे एक सिक्के को मैंने क्या करा, एक सिक्के को मैंने क्या करा, सिक्के को दो बार उछालने, ठीक है ना, उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो आपको पता है, या तो हेड हेड आ जाए दोनों बारी में, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। तो ये इसकी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस बनेगी। तो मैं कुछ घटनाएं लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक घटना लिखी ए एक घटना है, उसने कहा है कि कम से कम एक हेड आए। हेड को हिंदी में इन्होंने कहा है चित, क्या कहा है इन्होंने, चित। और टेल को उन्होंने कहा है पट, है ना। तो आप लोग हेड टेल ही याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक घटना है, तो अगर इस घटना के अवयवों को लिखूं मैं, प्रतिदर्श बिंदुओं को लिखूं, तो कैसे लिखी जाएगी, उसमें कम से कम एक हेड आए। तो ऐसी घटनाएं जिनमें कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, तो ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, तो इसका मतलब हो गया एच एच हो जाए, एच टी हो जाए, टी एच हो जाए। तो ये सारी के साथ, ये तो हो गई नहीं क्योंकि हमने कंडीशन लिखी है कम से कम एक एच तो आई। तो ये जो ए है ये घटना है। और अगर आप ध्यान से देखो, ए जो है वो सबसेट है एस का, ए जो है वो समुच्चय उपसमुच्चय है एस का। अब कोई बच्चा मुझे ये तो कहे ना कि उपसमुच्चय क्या होता है, बिकॉज हमने बहुत डिटेल से समुच्चय सिद्धांत कराया है, समुच्चय वाला पहला चैप्टर कराया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे, और सरल चैप्टर था बहुत, ठीक है। सपोज कर लो एक घटना बी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है नहीं, कि टी न आए, मतलब टेल ना आए। तो टी ना आए तो बी घटना कैसी आ जाएगी जी, ऐसे अवयव उठा लो इसमें से जिसमें टी ना हो, इट मीन्स हेड हेड आ जाए आपके पास में, बस हेड हेड, एक ही घटना ऐसी होगी, है ना। तो ये, तो आप देखो इस घटना बी को भी आप ध्यान से देखोगे तो बी भी उपसमुच्चय है एस का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घटनाओं की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही और सच्ची और बेहतर डेफिनेशन है। आप समझ सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे घटनाओं के प्रकार पर। ये मत कहना सर घटनाओं के प्रकार हमें पता है, घटना दो प्रकार की होती है आपकी, घटना दुर्घटना, है ना, एक तो घटना हो गई अच्छी घटना, एक हो गई दुर्घटना। नहीं वो नहीं है, ये हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ ओरल चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो घटनाओं के प्रकार को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। घटनाओं के प्रकार में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई सारी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, तो यहां पे बात करते हैं घटनाओं के प्रकार, घटनाओं, ठीक है ना, घटनाओं के प्रकार, टाइप ऑफ इवेंट्स, है ना, टाइप ऑफ इवेंट। तो इसमें के अंदर सबसे पहला, एक बार जरा चौक अच्छी सी ले लो यार, चौक मजा नहीं आ रहा चलाते हुए, ठीक है, हाँ चलिए। सबसे पहली जो घटना है वो घटना है असंभव घटना। ऐसी भी घटना कोई होती है, बिल्कुल होती है भैया, मैथ्स है ये। असंभव, ठीक है ना, असंभव
घटना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, इसको समझाते हैं बहुत सरलता से। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, वही उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक पासे की बात कर लेते हैं, डाइस की बात कर लेते हैं कि पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर, फेंकने या पासा उछालना, लिखो, फेंकना तो कोई बाहर ही फेंक सकता है ना, उछालने पर, उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है वो बनती है 1, 2, 3, 5, 6। ठीक है, और कोई एक अजीब व्यक्ति हमें एक घटना कहे कि घटना ई ऐसी है, जिसमें हमें कहा गया है ई एक घटना है, ऐसी घटना है, ऐसे लिखते हैं। देखो घटना कोई भी होगा तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलन लगाएंगे। ई एक ऐसी घटना है मेरे बेटे, ई एक ऐसी घटना है कि जिसमें वो कह रहा है कि पासे को फेंकने पर, पासे को, पासे को उछालने पर, उछालना लिखो तो उछालना शब्द सही है, उछालने पर हमें वो कह दे 6 से अधिक अंक आए, 6 से अधिक अंक आए। तो आप मेरी भाई बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या ऐसा कोई इसका उपसमुच्चय मिलेगा मुझे 6 से बड़ा अंक? कोई घटना ऐसी हो सकती है ई जिसमें 6 से बढ़ेगा मतलब 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, 9 आ जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है ना। इसका मतलब तो ये रहा सीधा सीधा कि ये घटना साफ साफ सी बात है, ऐसा होगा ही नहीं। कितनी बार भी आप पासे को उछाल लें, डाइस को कितनी बार फेंक लें, तो कभी भी आपके सामने 6 से बड़ा अंक कभी नहीं आएगा। तो ऐसी घटना को हम लोग कह दें या कोई और कह दें, है ना। एक घटना, ये तो E1 कह दी मैंने, दूसरी एक घटना और E2 डिस्कस कर रहे हैं। घटना को हम ई से लिखते हैं, बेसिक जो जनरल नोटेशन है। क्या हमने लिखा कि पासे को फेंक, उछालने पर 7 के गुणज प्राप्त हो? ऐसा भी नहीं हो सकता। 7 के गुणज कौन कौन होंगे? 7 होगा, 14 होगा, 21, ऐसे चलते, कभी भी नहीं प्राप्त हो सकते ये। तो इस तरीके की घटनाएं जो होंगी ना मेरे बेटे, ध्यान रखना है इन चीजों को। इस तरीके की घटनाओं को हम लोग कहते हैं कि ये असंभव यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। यानी कि आप इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, रैंडम मतलब यादृच्छिक परीक्षण जो पढ़ा था हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम लोग इस घटना की बात करते हैं तो ये एक असंभव घटना है, ये एक असंभव घटना है। ठीक है ना। अच्छा, इस घटना को हम लोग, सीधी सीधी बात है, ई को हम लोग फाई से भी लिख देते हैं, फाई से भी लिख देते हैं। जैसे हम लोग समुच्चय सिद्धांत के अंदर फाई रिक्त समुच्चय होता था, बिल्कुल वही बात है। क्योंकि आप अगर ई को लिखोगे तो ई के अंदर क्या कोई अवयव आएगा? क्या कोई अवयव है ऐसा जो इसके अंदर आ जाए? कभी भी नहीं आ सकता। तो ई को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप जोड़ के देखोगे समुच्चय सिद्धांत से, समुच्चय वाले चैप्टर से, तो बेटे बेसिक सी बात है, दैट्स वेरी सिंपल, कि इसके अंदर कोई अवयव नहीं आएगा। ये एक रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू फाई लिखना उचित है। तो इस तरह की घटनाओं को हम लोग असंभव घटनाएं कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो घटना आती है वो है आपके पास में निश्चित घटना। निश्चित है ना आपके पास में, कौन सी घटना? निश्चित, निश्चित घटनाएं, निश्चित घटनाएं। भाई निश्चित है तो सीधी बात है, ऐसी घटनाएं जो निश्चित हो पाए, यानी कि श्योर इवेंट अंग्रेजी में कहते हैं। श्योर, आर यू श्योर, आपने सब सुना होगा, श्योर इवेंट। श्योर मतलब आप बात करते ना, आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित हो, क्या तुम पक्का है इस बारे में? तो ऐसी घटना जो बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई हो जाएंगी। जैसे कि मैं एक घटना की बात करता हूं, मैं एक घटना लिखता हूं आपके सामने, ई, एफ लिख लो, ऊपर ई यूज कर लिया हमने, एफ यूज कर लो कि एक घटना है जिसमें कहा गया है पासे को, पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर, उछालने पर
सम या विषम संख्या प्राप्त हो। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, एफ एक इवेंट बन सकती है 1 2 3 4 5 6। उसने कहा ना सम हो या विषम हो, देखो उसमें सम भी आ रही विषम भी आ रही, तो ये तो हमेशा होगा जब आप पांसे को फेंकोगे, है ना, तो 100% है इसमें से ही मिलेगा कुछ ना कुछ, या तो सम मिलेगा या विषम मिलेगा। तो डाइज अंग्रेजी में कहते हैं, पासे को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस तरीके की घटना को हम लोग कह सकते हैं कि ये श्योर इवेंट है, जो कि होगी होगी, इनमें से कोई एक होगी होगी, श्योर इवेंट है, कभी ना कभी होगी होगी, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं, बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा, इन्होंने इस एक के अंदर ये दोनों डिस्कस कर रखे, यानी कि ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट हो गया। फिर उसने लिखा है, हम पढ़ते हैं हम तीसरे जो दूसरे नंबर की घटना होती है उसको कहते हैं सरल घटना। सरल घटना, और सरल घटना का मतलब सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट ये क्या होती हैं, सिंपल इवेंट्स क्या होती हैं भाई, अगर हमें इसी का एग्जांपल लेना है, सपोज कर लो, ठीक है ना, इसी का एग्जांपल लेना है, किसका, ये जो हमने ऊपर की तरफ लिखा है ना, इसी के एग्जांपल से, ठीक है। हमने कहा कि एक इवेंट लिखी ए, और उसमें कहा कि पासे को उछालने पर मान के चलो 2 आए, तो आप इस इवेंट के अंदर किस एलिमेंट को लिखोगे, 2 लिखो। तो ऐसी इवेंट्स जिनके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे उसमें केवल 2 है, तो ऐसी इवेंट को हम लोग सिंपल इवेंट्स कहते हैं, जिसमें केवल एक ही घटना घटित हो रही हो, है ना, सॉरी एक ही अवयव हो, केवल एक ही अवयव हो, एक ही प्रतिदर्श बिंदु भी इनको कहते हैं अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना, तो ऐसे तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमने ए ली है कोई घटना इस तरीके 2 वाली, ऐसी 1 वाली भी हो सकती है, 3 वाली भी हो सकती है, 4 वाली भी हो सकती है, 5 वाली भी हो सकती है। तो बेसिक सी बात वो है कि हमें समझना क्या है कि ऐसी घटना जिसके अंदर केवल एक ही अवयव हो तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है, और ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका तीसरे नंबर पर, और वो है मिक्स, यानी कि मिश्र घटना, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसके अंदर हमारे पास में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो। देखो ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि होती है ना, तो मैंने कहा था पहले लेक्चर में भी, ये प्रतिदर्श समष्टि है, उसके हर एक बिंदु को हम लोग प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जिसके अंदर एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो, एक से अधिक, और इसमें क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं जिसमें केवल एक प्रतिदर्श बिंदु हो, तो वो तो होती है सिंपल इवेंट, और जिसमें एक से अधिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया एक घटना हमने लिखी, सपोज कर लो कि इवेंट ई लिखा, जिसके अंदर बात करी कि पासे को फेंकने पर सम संख्या आए, तो हम लोग इस इवेंट को लिखेंगे भाई सम संख्या के अंदर, सीधी सी बात है, या तो 2 या 4 या 6, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको मिश्र घटना कहेंगे, बिकॉज देयर इज मोर देन 1, है ना, एक से अधिक सैंपल पॉइंट्स हैं, एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हैं, तो उस तरीके की घटना को हम लोग कह सकते हैं मिश्र घटना, ठीक है बेटा। थोड़ा सा हिंट रखना है, याद रखना है, क्योंकि जब क्लास 12th में हम लोग बढ़ेंगे तो आसानी से इनको इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। चलिए, घटना इतने ही प्रकार की होती हैं, और नहीं हम लोग पढ़ेंगे, बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। अब हमें पढ़ना है घटनाओं का बीजगणित, जो कि बड़ा सरल है और अंतिम टॉपिक है इस एक्सरसाइज
तो आप लोग जो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें इसको रफ कॉपी में, ताकि आपको ये छोटी छोटी बातों से इन बड़ी बातों को याद करने में आसानी रहे। चलिए अब हम पढ़ेंगे घटनाओं का बीजगणित। क्या पढ़ेंगे बेटा? घटनाओं का बीजगणित, ठीक है ना। और बीजगणित कुछ नहीं है, हम दोबारा से आपको अगर मैं ये कहूँ हम दोबारा से समुच्चय पढ़ेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। घटनाओं का बीजगणित क्या है? घटनाओं का हम लोग जब बीजगणित पढ़ते हैं, बीजगणित, ठीक है बेटा, अलजेब्रा ऑफ, अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ इवेंट हम लोग पढ़ते हैं, ऑफ इवेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आप सुनो, हमने बेसिकली पढ़ा क्या है? हमने एस पढ़ा है, जिसको हमने कहा है ये एक यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय के तरीके से काम करता है। और बाकी जो ई पढ़ा है हमने, ये है ना आपके पास में, ये हमारी घटनाएं हैं, घटना, और जो कि हमारी समुच्चय के तरीके से काम करेंगी। समुच्चय के अंदर हमने क्या क्या बीजगणित में पढ़ा था? समुच्चय को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तुम पढ़ते नहीं है, वहां पर हमने पढ़ा था। एक हमने यूनियन पढ़ा था जिसको कहते थे सम्मिलन, एक हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, इसको कहते थे यूनियन। क्या कहते थे? यूनियन। याद करना है वो चीजें। इस वाले सिंबल को हम लोग कहते थे सर्वनिष्ठ, ये तो कहते थे ना सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन। फिर आपने पढ़ा था जैसे किसी भी सेट का एक के ऊपर डैश लगा दे तो उसको कहते थे पूरक। क्या पढ़ते थे? पूरक, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। और हमने एक पढ़ा था कि दो सेट हो तो a माइनस बी पढ़ा था, अंतर करना, ठीक है ना। तो अब ये जो चीजें हमने पढ़ी थी, यानी कि ये घटाना है, अंतर हमने पढ़ा था, डिफरेंस, ठीक है। तो इन चार चीजों को हमने वहां पढ़ा था, क्योंकि हम लोग समुच्चय जो घटनाएं हैं उनको सेट के रूप में पढ़ रहे हैं, समुच्चय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसके बीजगणित के अंदर हम यूनियन पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, पूरक पढ़ेंगे, और ये फिर a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बारी बारी से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है, जब हम बीजगणित पढ़ते हैं, वो है पूरक घटना। सबसे पहले यही बात करें, पूरक घटना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको समझिए, बहुत आसानी समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो डाइस फेंकने वाला ही ले लेते हैं, मान के चलो कि एक पासे को उछालने पर जो प्रतिदिश समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस बनती है, वो बनती है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने एक प्रतिदिश समष्टि ले ली। अब हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं, ई, और उसमें कहता हूं मैं, इस इवेंट को मैं कहता हूं कि एक इवेंट ई है, जिसमें हमने कहा है कि एग्जांपल ले लेते हैं, ले लो कि विषम संख्या सदैव एक विषम संख्या आवे या फिर प्रकट हो भी लिख सकता है, यानी कि दिखे, प्रकट ही होती है जब फेंकते हैं। तो इस हिसाब से जो ई मेरा बना वो बनेगा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये घटना है ई, जो हमारे पास विषम संख्याओं को दर्शाती है, ठीक है ना। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं ई का पूरक, ई की पूरक घटना, यानी कि ये निकालना चाहता हूं, बेसिकली ये निकालना चाहता हूं। तो जैसे वहां पर करते थे हम लोग, याद करें समुच्चय के अंदर क्या करते थे,
समुच्चय के अंदर अगर ए एक सेट है हमारे पास में कुछ भी और ए का पूरक निकालना होता तो हम लोग यू माइनस ए करते थे, जहां यू जो होता था सार्वत्रिक समुच्चय है, लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय का रोल कौन प्ले कर रहा है? प्रतिदर समष्टि। तो हम लोग इसको लिखेंगे एस माइनस ई, जैसे वहां पे यू माइनस ए करते थे। तो एस माइनस ई जब करेंगे तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 एंड 6 में से घटा देंगे आप किसको? 1 3 एंड 5 को। बेसिकली इसको हम डिनोट करेंगे ई के पूरक डैश से, तो ई का डैश जो होगा वो हो जाएगा, सीधी सी बात है, ई का डैश वो हो जाएगा, सीधी सी बात है कि ये जो कॉमन एलिमेंट से कट जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास बचेगा 4 2 4 एंड 6। तो आप ये कह सकते हैं कि इस घटना का, ये जो घटना है, इस घटना का पूरक घटना ये घटना होगी, पूरक घटना। बिल्कुल ठीक बात है, इस घटना की पूरक घटना ये होगी। इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखें, जैसे हम वहां भी डेफिनेशन बनाते थे ए के पूरक की, तो ई का जो पूरक होता है वो बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करते थे? हम यहाँ पे डिफाइन करते थे कि ए के डैश के अंदर एक्स टाइप के वो एलिमेंट होते हैं जो यू में होते हैं, लेकिन हमारे पास में किस में नहीं होते, है ना, यू में होते हैं, और जो किस में नहीं होते, किस में नहीं होते, जो ए में नहीं होते। यही तो डेफिनेशन थी वहां पर, याद करो जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th का ही पहला चैप्टर, तो वहां पर जब हम पूरक की बात करते थे तो ऐसी डेफिनेशन एक पढ़ी थी हमने वहां कि हम लोग, भाई सीधी सी बात है ना, कि जो आप इस वाले एक्सपेरिमेंट से देख लो ना भाई, ई के डैश में वो सभी एलिमेंट्स हैं जो एस में तो हैं लेकिन कभी भी ई में नहीं है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वहां पे एक्स यूज करते तो यहाँ पर एक ओमेगा यूज करेंगे, ऐसे करके ओमेगा, ये डब्लू नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा गोल मटोल सा बनाना इसको, ऐसे करके ओमेगा। तो इसमें ओमेगा टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट जो ओमेगा टाइप के एलिमेंट होंगे वो ओमेगा आपके एस में तो होंगे, एस में तो होंगे, लेकिन वो ओमेगा कभी भी नहीं होगा इस इवेंट में जिसका हम पूरक निकाल रहे हैं। तो इस डेफिनेशन को याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये पूरक घटना का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप सब समझना है, पूरक घटना। और एक बात ध्यान और रखना है, एक नोट चाहे तो बना करके लिख लो, एनओटी नोट करके, एनओटी नोट करके, अगर पूरक घटना का यूनियन कर दें हम लोग उस घटना से जिसका पूरक है, तो हमेशा एस आ जाता है। तो ये भी अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सारा खेल, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में हमने केवल पूरक पढ़ा है, अदर देन कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जो हमारा ऑपरेशन है बीजगणित के अंदर, ठीक है। चलिए पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है। चलिए जो दूसरा पॉइंट है, बेसिकली जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास में किसको दिखाता है? उसने कहा है दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं घटना ए या बी, घटना ए या बी, इसको ध्यान देना है। यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे इवेंट ए और बी, यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। बस एक बात ध्यान रखो, वहां भी मैंने कहा था आपको, कहां पर? समुच्चय सिद्धांत के अंदर, अगर कहीं पर या शब्द आता है तो यू विल यूज यूनियन, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी में और, अंग्रेजी में और, हिंदी में या कहते हैं, अंग्रेजी में और, तो हम लोग यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है हिंदी वाले का, यानी कि इंग्लिश में एंड का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शन। इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शन। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, और ये कहां से आनी चाहिए? समुच्चय वाले चैप्टर से आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर सपोज कर लीजिएगा एक घटना ए है ना, माना हमारे पास में, माना दो घटनाएं ए तथा बी है, ए तथा बी है। तो अगर वो कहता है ए या बी, ए या बी, तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी। बेसिक सी बात ध्यान रखनी है आपको, इसका मतलब होगा ए यूनियन बी, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो सीधी बात है, वहां पर हम लोग क्या करते थे कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती थी? याद करो कहानी जो हमने पढ़ी थी बहुत पहले, वहां पर डेफिनेशन यूज करते थे कि एक्स सच दैट एक्स
एक्स के अंदर ऐसे अवयव होंगे जो ए में होंगे या फिर वो एक्स के एलिमेंट बी में होंगे। तो हम लोग यूनियन के अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं जो यूनियन के अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं। यूनियन समझते हो ना, यूनियन का मतलब जैसे ए इज इक्वल टू मैंने कहा 1 2 आ गया आपके पास में, एंड बी इज इक्वल टू को दे दिया हमने 3 4। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, ए यूनियन बी निकालता हूँ, तो इट मीन्स हम लोग ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 इसमें रख देते हैं। आपने पढ़ा होगा, तो ये यूनियन की बात हो रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, घटनाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओमेगा टाइप के एलिमेंट होंगे और वो ओमेगा जो है वो ए में होगा या फिर वो ओमेगा किस में होगा, बी में होगा। तो हम लोग जब यूज करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरीके से इसको भी समझ लेंगे आप, ठीक है, तब आप इसको भी बेहतर तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। मैं भी इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि एग्जांपल यही ले लो ना, जैसे मान के चलो एक डाइस फेंकने में एक घटना है जिसपे 1 2 आता है, बी एक घटना जिसमें 3 4 आता है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, सम्मिलन करना है, यूनियन करना है ना। इसको लिख लो यहाँ पर, यूनियन ऑफ इवेंट्स, यूनियन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। या फिर हिंदी में कहते हैं घटनाओं का सम्मिलन। क्या कहते हैं बेटा, सम्मिलन। तो उस तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है घटना ए और बी। अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको इवेंट ए एंड बी। तो सीधी बात है, इसका मतलब होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता था कि कॉमन जो वर्ड्स आते थे, है ना, कॉमन जो एलिमेंट होते थे, कि सपोज कर लो एक सेट है जिसके अंदर एक घटना है जिसके अंदर 1 2 3 है, एंड बी एक घटना है जिसके अंदर 2 2 3 4 एंड 5 6 है। तो मेरे को कहा गया है ए और बी में कौन एलिमेंट्स आएंगे, जो इसमें भी होंगे इसमें भी, यानी कि 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 3 है ना आपके पास। तो हम लोग इसको कहते हैं कि इसको लिखने का क्या तरीका है कि ए और बी को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, डेफिनेशन कहलाएगी कि इसके अंदर ओमेगा टाइप के एलिमेंट होंगे, और वो ओमेगा ए में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ तथा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और किस में होगा, वो बी में भी होगा, तभी वो इनके इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखें, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बेहतर आपको समझ में आएगा। नंबर 4 जो अलजेब्रा के अंदर ऑपरेशन है वो है घटना ए किंतु बी नहीं, ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको इवेंट ए बट नॉट बी। इसको कैसे लिखते हैं, वहां पर आपने एक चीज पढ़ी थी, याद करें, वहां पर पढ़ी थी a माइनस बी। अब जब a माइनस बी निकालते थे हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन एलिमेंट्स को कट कर देते हैं समुच्चय सिद्धांत के अंदर, और अगर a शुरू में है तो a का जो अवयव बचा उसको यहां लिख देते हैं। तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। देखो ना, a माइनस बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। b में कहाँ है ये 1, b में कहाँ है ये 1, नहीं है ना। तो याद रखें a माइनस बी का मतलब यही होता है। इसको हम शॉर्टकट में यही कह सकते हैं कि a माइनस बी, और a माइनस बी के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो a में तो होते हैं लेकिन तथा वो एलिमेंट्स b में नहीं होते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी, एंड वेरी सिंपल। ये भी थोड़ी डेफिनेशंस आपको डरा रही होंगी, अदरवाइज वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है बेटा। तो मेरे भाई अब फटाफट से एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल करते हैं ताकि जो अभी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझा जा सके, ठीक है ना। चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 की थ्योरी मैंने नहीं लिखी है, डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है कि उसने एक पासे को फेंकने की बात करी है और उसके एक्सपेरिमेंट में बात करी है। उसने कहा है कि घटना एक घटित ऐसी होती है जिसके अंदर
ए के अंदर तो सभी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये तो अभाज्य संख्याओं की एक इवेंट है, एक घटना है जिसमें सभी अभाज्य संख्या आती हैं, और बी के अंदर विषम संख्याओं वाली बात हो रखी है, विषम संख्या आती है। ठीक है, तो उसने फिर उसके बाद इतनी बात कहने के बाद में भाई साहब कह रहा है कि एक तो ए या बी निकालो, ए और बी निकालो, ये निकालो, ये निकालो। देखो इसका मतलब क्या होगा कि ए या बी, मैंने समझाया कि यूनियन बी निकालना है, बेसिक सी बात है। ए और बी का सम्मिलन कर दो तो 1 2 3 है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 5 आ जाएगा। तो ये तो ए यूनियन बी हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ए और बी का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब जो कॉमन पार्ट्स हैं दोनों में कॉमन 3 है और 5 है, 3,5 है, ये हमने ये ए इंटरसेक्शन बी निकाल दे। ए किंतु बी नहीं, इसका मतलब ए माइनस बी निकालना है, ए हो बी नहीं हो तो ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी को निकालने का तरीका क्या था कि जो कॉमन एलिमेंट्स उनको कट कर दो, कॉमन एलिमेंट्स कट गया, 5 से 5 कट गया, तो जो शुरुआत में है वो यहाँ लिख दो, शुरुआत में ए है तो ए के बचा हुआ एलिमेंट यहाँ रख दिया। ए नहीं का मतलब होता है ए का पूरक निकालना है, ए नहीं का मतलब ए के अंदर जो नहीं होगा, और वो कैसे निकलेगा, हमने बताया कि एस माइनस ए करके निकलेगा, और एस माइनस ए का मतलब एस का प्रतिशत समष्टि लिखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, और उसमें से हमने ए को माइनस करना है विच इज 2, 3 एंड 5, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 से 2 काटूंगा, 3 से 3 काटूंगा, 5 से 5, तो रिमेनिंग पार्ट्स ए का जो पूरक है, यानी कि ए नहीं का मतलब जो ए में नहीं है वो आ जाएगा आपके पास में 1, ठीक है ना, एंड 4 एंड 6। तो वेरी सिंपल, तो ऐसा आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब 2-3 चीजें और बचती हैं इसके अंदर, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे, और वो है नंबर 1, एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, घटनाओं के प्रकार में ही, ठीक है ना, घटनाओं के प्रकार में ही 3 प्रकार की घटनाएं अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब चौथे टाइप की आ जाएंगी हमारे पास में, 2 घटनाओं की तुलना हम लोग करते हैं, नंबर 4, वो है अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर इनको समझ लो, 12वीं में बहुत काम आएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं, और परस्पर अपवर्जी घटनाओं को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, आपके पास में इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी इवेंट्स होती हैं, देखो एक 2 घटनाएं, जैसे मैं इस एग्जांपल से ले लेता हूं, ठीक है ना, अगर हमने कोई पासा फेंका और उसकी प्रतिशत समष्टि 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 बनेगी, तो 2 घटनाएं मैं लिखता हूं, एक तो घटना लिखता हूं ए, जिसमें मैं कहता हूं सम संख्या का प्रकट होना, ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आ जाएगी 2 4 एंड 6। फिर एक बी घटना लिखता हूं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि विषम घटना का प्रकट होना, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, एक पासे को फेंक रहे हैं। तो अगर मैं बी की घटना के सैंपल पॉइंट्स लिखूंगा तो आ जाएंगे 1 3 एंड 5। अब आप सुनो मेरी बात, देयर इज नथिंग कॉमन, यहां पर कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसी इवेंट जो ऐसे समुच्चय जो असंयुक्त हो, डिसजॉइंट हो, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये घटित होगी तो ये कभी घटित नहीं होगी। भाई सीधी बात है, अगर आपने एक डाइस को फेंका, एक पासे को फेंका, अगर उस पर सम संख्या आ गई तो विषम का तो केस ही खत्म है, विषम तो नहीं आएगी ना। लेकिन अगर विषम आ गई तो फिर सम नहीं आएगी, तो दोनों में से एक ही घटना घटित होगी। तो ऐसी घटनाएं जो दोनों में से कोई एक ही घटना घटित हो सकती है, जैसे मैंने सिक्के को उछाला, या तो हेड आएगा ये टेल आएगा। अगर मैं सिक्के को उछालने की बात करूं, या तो हेड होगा ये घटना होगी, या फिर टेल होगा ये घटना होगी, बट दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकती कभी भी, कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। तो ऐसी घटनाएं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन,
और यानी कि जो एक दूसरे से बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी हैं, उल्टी हैं, कि अगर एक घटना घटित हो रही है तो दूसरी नहीं होगी, तो इसी ऐसी घटनाओं को हम लोग ऐसी घटनाओं को परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और इनको समझ लें, ध्यान रहे कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन कभी भी निकालता हूं तो इनके इंटरसेक्शन के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन का फाई आएगा। ध्यान रखना है कि हमारे पास में अगर दो घटनाओं का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम लोगों को एक असंभव घटना मिल जाए, ठीक है ना, एक असंभव घटना मिल जाए, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहकर संबोधित करेंगे मेरे बेटे, ठीक है। फिर उसके बाद एक घटना और आती है विच इज, मैं इधर सिर्फ कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल को क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक है निशेष, ठीक है, निशेष घटनाएं, अंग्रेजी में इसका नाम ध्यान बहुत अच्छे से रखने की जरूरत है। यह है नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं, निशेष। निशेष मतलब कुछ शेष नहीं बच रहा भाई, निशेष घटनाएं, सब कुछ है ना, सब कुछ आ जा रहा है इसके अंदर। एक्सहॉस्टिव, एक्सहॉस्टिव आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा एग्जॉस्टिव, वो फैन लगा रहता है घरों में, वो यही वो उसी हिसाब समझिए, मतलब जो पूरा सबको, पूरी हवा को, जो गंदी हवा बाहर निकालता जो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसी में आ जाओ। तो मेरे भाई एक ऐसी इवेंट्स अगर हम ले लें, जैसे सपोज कर लो ऐसी इवेंट्स हम ले लें कि एक हमने सैंपल स्पेस ली है 5 से की 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी समझा देते हैं। एक इवेंट ले ली मैंने एक ऐसी जिसके अंदर 1 और 2 आते हैं, ठीक है ना, आपके पास में एक बी इवेंट मैंने ले ली ऐसी जिसके अंदर 3 और 4 आते हैं, सी इवेंट मैंने ले ली ऐसी जिसके अंदर 5 एंड 6 आते हैं। तो अगर हम लोग एक बात ध्यान दें, अगर इन तीनों घटनाओं को हम लोग यूनियन कर लें तो मेरे को मिलेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। और ऐसा करने से अगर हम लोगों को वापिस सैंपल स्पेस मिल जाए, क्योंकि मिल गई है, तो ऐसी घटनाओं को जो मिल करके सैंपल स्पेस ही बना दे रही हैं, एक्सहॉस्ट कर दे रही हैं सैंपल स्पेस को ही, तो उसको निषेध घटनाएं कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप इनमें देखो, इस एग्जांपल में देखो, ये एक घटना थी विच इज 2 4 एंड 6 एंड बी एक घटना थी जो कि हमारे पास में 1 3 एंड 5। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, ये परस्पर अपवर्जी तो हैं, लेकिन ये एक्सहॉस्टिव भी हैं, निषेध भी हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का यूनियन कर दूंगा ना, अगर आप ध्यान दोगे इनका यूनियन कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मिल जाएगा, चाहे आप चेक कर लो, है ना। तो ये वाली घटनाएं भी आपकी निषेध घटनाओं की कैटेगरी में ही आ जाएंगी। ज़्यादा डिटेल से मैं आपको बताने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं, ये पूरा बोर्ड रफ कर लेते हैं पहले तो। एग्जाम्पल नंबर, आप लोग किताब अपने पास रखें, एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब हो तो फिर बात हो, है ना, क्योंकि पूरा डिटेल में लिखूंगा नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, आपको समझा करके निकलने का मेरा मूड है, और वैसे आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, उदाहरण नंबर हम लोग 7 की अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर उसने कहा है 2 500 को फेंके जाते हैं, 2 5 से फेंके जा रहे हैं, 500 पर प्राप्त संख्या का योग लिखा जाता है। देखो क्या कह रहा है कि 2 5 से, अगर मेरे पास में एक पासा ये है, ठीक है, एक पासा ये है, ठीक है, और जब इनको उछाला जमान के लिए उस पर 3 आया, इस पर 2 आया, तो इन दोनों का योग नोट करा जा रहा कि 5 आ गया, ये नोट करा जा रहा। आइए हम इस प्रकार से संबंधित घटनाओं पर विचार करें, ठीक है। चलिए, उसने कहा कि एक घटना ए है, और वो कैसी घटना है कि प्राप्त योग सम संख्या है। एक घटना तो उसने ये कही, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। बी घटना उसने ये कही कि प्राप्त योग 3 का गुणज है, ठीक है जी। सी एक घटना उसने ये कही कि प्राप्त योग 4 से कम है, 4 से कम है,
और डी एक घटना उसने ये कही कि प्राप्त योग 11 से अधिक है, 11 से अधिक है। तो भैया मेरे सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को, जो उसने एक्सपेरिमेंट कहा है, एक्सपेरिमेंट क्या दिया है कि दो पासों को फेंका जाता है। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फेंका जाता है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमें एस लिखना पड़ेगा, प्रतिदर्श समष्टि लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, ठीक है ना। इसकी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर टोटल एलिमेंट्स आएंगे कितने, क्योंकि इसकी प्रतिदर्श समष्टि एस जो बनेगी उसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एस इसकी 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इसकी प्रतिदर्श समष्टि में 6 हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो इनकी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, है ना, वो टोटल 36 एलिमेंट रखेगी। कितने एलिमेंट रखेगी? 36। उन 36 में से हमें ये फिर एबीसी बनाना है। तो देखिए 36 एलिमेंट कैसे बनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 1। कार्तीय गुणनफल से हमने निकालना सिखाया था आपको, याद करो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एस, तो ये आ जाएगा, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है बेटा। फिर 2 1, ठीक है ना, 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ऐसे लिखना हमने पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था आपको। 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है बेटा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये नीचे आ रहा, कैमरे में नहीं आ रहा, फ्रेम में है ये सब चीजें, हाँ है। तो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसने कहा कि प्राप्त का योग सम संख्या हो, ऐसे ऐसे जोड़े देख लो जिसमें जोड़ने पर सम संख्या आता हो, जैसे ये वाला आ जाएगा। तो हम अगर हम ए घटना को लिखेंगे, अगर हम ए को लिखेंगे तो ए आ जाएगी हमारे पास में, जैसे जिसके अंदर हमारे पास कौन आ जाएगा 1 1 आ जाए, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 3 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास में 1 5, ठीक है ना आपके पास में। और नीचे की तरफ आ जाओ आप, नीचे की तरफ आ जाओ आप, नीचे की तरफ आ जाओ आप, जिनका योग जो है सम संख्या आ रहा हो, है ना, जिनका योग जो है वो सम संख्या आ रहा हो, इसका भी नहीं आने का। फिर 2 2 आ जाएगा, 2 2 एंड फिर आ जाएगा 2 4 देन 2 6 उसके बाद में नीचे वाले में आ जाओ 3 1 एंड उसके बाद में आ जाएगा 3 3 फिर आ जाएगा 3 5 उसके बाद में आ जाएगा नीचे वाली में आ जाओ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे वाली में आ जाओ 4 2 एंड 4 4 एंड 4 6 फिर आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से 5 1 एंड 5 3 एंड 5 एंड 5 नहीं आएगा आगे, फिर आएगा 6 2 एंड 6 4 एंड 6 6। तो ये हमारी इवेंट ए बनेगी, ठीक है।
ऐसी ही हमारी इवेंट बी जो बनेगी उसका जो सेट बनेगा वो बनेगा प्राप्त योग 3 का गुणज हो। 3 का गुणज का मतलब तो 3 आए, जोड़ने पर 3 आए, या फिर आपका 3 6 इस तरीके से आए। तो जैसे हमारे पास में इसके अंदर आ जाएगा 1,3 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, क्योंकि 3 आ जाएगा ना जोड़ने पर। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 1,5 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, जोड़ने पर 6 आ जाएगा। उसके बाद में आ जाओ नीचे वाले में 2,3 2,1, उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ 2,6 2,6। ऐसे ही आप लोग ढूंढ करके लिखेंगे, है ना। ऐसे ही आप लोग क्या लिखोगे, ढूंढ करके लिखोगे आप, ठीक है। 1,2,1, ठीक है ना। और ये इस तरीके से आप लिखोगे। ऐसे सी जो लिखोगे आप, ऐसे लिखते जाओगे। सी जो लिखोगे आप, सी के अंदर उसने कहा है प्राप्त योग 4 से कम होगा, तो 4 से कम वाले में आ जाएगा, जैसे 1,1 को जोड़ने पे 4 से कम आएगा, 1,2 4 से कम आएगा, और उसके बाद में 2,1 आपका 4 से कम होगा, और तो सब 4 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, चेक कर लो, ठीक है ना। और डी के अंदर जो सेट बनेगा, डी कहा है प्राप्त योग 11 से अधिक, 11 से अधिक वाला केवल एक ही एलिमेंट होगा, विच इज 6,6 जब आ जाएगा, ठीक है। तो इतना निकालने के बाद में फिर उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा कौन कौन सी इनमें, इन घटनाओं में कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। कौन कौन से परस्पर अपवर्जी, अपवर्जी का मतलब जिनमें नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन। अब देखो ए और बी में तो कॉमन है या नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। जैसे ए में ये वाला एलिमेंट आया और ये वाला, तो इसका मतलब ए और बी अपवर्जी नहीं है, ए बी अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है ना आपके पास में। अब देखो बी और सी को देखो, बी और सी में, बी में क्या था प्राप्त योग 3 का गुणज और प्राप्त योग 4 से कम, तो एक कॉमन आ जाएगा इनमें, देखो इनमें कॉमन आ रहा, तो बी और सी भी नहीं है, बी तथा सी भी नहीं है परस्पर अपवर्जी। सी और डी, हाँ सी और डी परस्पर अपवर्जी हैं, बिकॉज सी और डी के अंदर अगर सी और डी का मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो फाई आता है, सी और डी का इंटरसेक्शन फाई आता है, ठीक है ना आपके पास में। तो सी और डी परस्पर अपवर्जी इसमें रहेंगी, ठीक है आपके पास में। तो और बी और डी भी अपवर्जी रहेंगी, बी और डी में अगर देखा जाए बी और डी भी अपवर्जी रहेंगी, क्योंकि बी के और डी के अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि आप देख लो बी के अंदर प्राप्त योग 3 का गुणज होना चाहिए, और 3 का गुणज तो उसमें आएगा ही आएगा यार, बी और डी में, नहीं बी और डी में फाई नहीं होगा, गलत बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब अगला जो एक्सरसाइज है, अगला जो एग्जाम्पल है, उसमें कहा एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, चलो उसको कर देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो रिजल्ट आउटकम्स कैसी कैसी आ सकती हैं उसको देखना है, उसको हमें देखना है। एक सिक्कों को जब 3 बार उछालते हैं तो जो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनती है एस बनता है। उदाहरण नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट उदाहरण नंबर 8 की। तो जो एस बनता है वो ये होगा, या तो तीनों बार में हेड 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 आ जाए, ठीक है नहीं आपके पास में, ठीक है, या फिर आपके पास में पहले 2 बार हेड आ जाए और तीसरी बार टेल आ जाए, ठीक है। फिर हेड आ जाए टेल आ जाए हेड आ जाए, इसको कैसे लिखोगे आप, सोचो सर ये कैसे लिखा जाएगा, इसको बताओ थोड़ा सा, कैसे बताओगे, मैं बताता हूँ। देखो उसको करने का एक सिंपल तरीका है, आप एक काम करो, तीन पहले सिक्के की प्रतिशत समष्टि हेड टेल बनेगी, दूसरे की भी बनेगी कितनी हेड टेल, और तीसरे की बनेगी हेड टेल। तो आप इसका कार्तीय गुणनफल कर लो, जैसे हेड कोमा पहली वाली का आ जाएगा ये वाला, इन दोनों का कर रहा हूं मैं, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ऐसे तो आएगा। और फिर इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग कार्तीय गुणनफल किसी का एच और टी के साथ में, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसे क्या बन जाएगा हेड हेड हेड, समझ पा रहे हो। फिर आ जाएगा, ये तो पहले वाला आ गया, फिर आ जाएगा हेड टेल हेड, ठीक है ठीक है, नहीं, इसकी करो ना पहले, हेड हेड टेल
ठीक है। फिर आ जाएगा हेड, इसकी इसमें करो टेल हेड, ठीक है। और फिर आ जाएगा हेड टेल टेल, ठीक है आपके पास में। अब देखो ध्यान से, हो गया इसका। अब इसका करो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है आपके पास में। नीचे आ जाओ। अब इसका देखो टेल टेल हेड, फिर आ जाएगा टेल टेल टेल, फिर आ जाएगा, ये तो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो आएंगे। इसी को उसने लिखा है, देखो इसी ने तो लिखा है इसको। देखो इसको सिंपली हम ऐसे लिख देंगे करके, ताकि कोमा हटा देंगे ताकि सहूलियत के लिए। तो एच एस टी आ गया, एच टी एच आ गया, देखो फिर आ जाएगा एच टी टी, फिर आ जाएगा टी एच एच, फिर आ जाएगा टी एच टी, है ना आपके पास में, और फिर आ जाएगा टी टी एच, फिर आपके पास में टी टी टी, है ना टेल टेल टेल। तो इसमें ये कहा गया है। फिर ऐसे ही इसने घटनाएं कही हैं। एक घटना कही है उसने कि एक घटना है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त, चित्त का मतलब हो गया ए, चित्त का मतलब एच, प्रकट नहीं होता, नहीं होता। तो आप मेरी बात बताओ, तो एक घटना क्या बन जाएगी भाई, जिसमें ऐसी घटना जिसमें जिसके अंदर केवल टी ही हो, तो केवल एक ही है टी 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 वाला, और तो है ही नहीं। बी में कहा गया है, बी एक घटना है कि तथ्यतः एक चित्त प्रकट होता है, मतलब कम से कम एक चित्त प्रकट होता है, तो वह जगह जिसमें केवल एक, कम से कम एक वाले। तो जैसे कि हमारे पास में एच टी 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 एच टी, मतलब जिसके अंदर केवल एक चित्त होगा, और टी टी एच जिसमें केवल एक है, यानी कि एच टी टी दिस वन एंड फिर दिस वन एंड 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 दिस वन, ठीक है ना। फिर एक घटना सी कही है उन्होंने कि कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, ठीक है ना आपके पास में। देखो कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, तो हेड हेड 2 चित्त वाले कम से कम, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला भी आ जाएगा, और ये वाला भी आ जाएगा, और कम से कम 2, कम से कम 2, बस यही आएगा, ठीक है। यानी कि आप आ जाएगा हेड 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 हो जाए, या हेड हेड टेल हो जाए, या फिर हेड टेल हेड हो जाए, या फिर टेल हेड हेड हो जाए, है ना आपके पास में ये हो जाएगा। अब इनमें देखना है आपको, इनमें देखना है आपको, हमें फाइंड करना है तो निशेष घटनाएं। निशेष घटनाओं का मतलब है कि हमें ए यूनियन बी यूनियन सी करने से हमें अगर हमें एस मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, देखो करके, देखो करके ए यूनियन बी यूनियन सी करके बिल्कुल मिल जा रहा है। अगर आप इन सबका यूनियन करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे विच इज एस के इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब इस तरह की घटनाओं को क्या कहते हैं, निशेष, यानी कि एग्जहॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो यही उसने पूछा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसमें कौन कौन सी परस्पर अपवर्जी हैं, देखो ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल है। इसका मतलब ए और बी, ए तथा बी जो है परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है ना, अपवर्जी हैं। ऐसे ही हम लोग बात करें अगर बी और सी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, या नहीं है, नहीं है, नथिंग कॉमन। तो बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो फाई, तो ये भी परस्पर अपवर्जी ही है, एक्सक्लूसिव। ए और सी में कुछ कॉमन है नहीं है, ए और सी भी, ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी परस्पर अपवर्जी हैं। तो ए और बी, बी और सी, और ए और सी, ये सब जो है अपवर्जी हैं। क्या है, अपवर्जी इवेंट्स जो हमने पढ़ा है, और ये तीनों निशेष हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो ये था बेटे एक्सरसाइज के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है। आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन अगर ढंग से देखा होगा तो दैट्स वेरी क्लियर, ये बहुत आसानी से आप वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बताना, तब मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अदरवाइज बहुत सरल एक्सरसाइज है, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं सीधा अब बढ़ूंगा
आपके एक्सरसाइज 16.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ, ताकि इस एक्सरसाइज को खत्म कर इस चैप्टर को खत्म किया जा सके आसानी से। ठीक है, थैंक यू सो मच।